अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। सलामत रहें, खुश रहें, दुआएं हमारी आपके साथ हैं। बस सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान आबाद रहे, पाकिस्तान ता क़यामत रहे, हमेशा ज़िंदाबाद। बड़ी ही तकलीफ़ और दुख वाली बात है। हर वी लोग में यही बात करते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। पहले एक जंग जो इस यूरोप के दहाने पर लड़ी जा रही थी, अभी वहाँ पर कुछ सुलह सफाई नहीं हो रही थी। फिर पाकिस्तान और इंडिया की मोदी की जो हठधर्मी की वजह से हुई, और फिर अभी ईरान पर जो हमला करने का बार बार कहा जा रहा था इसराइल की तरफ से। तो बिलाखिर ईरान ने वो हमला, ईरान पर हमला किया गया और ईरान के एटमी साइंसदानों को शहीद किया गया, उनके आर्मी चीफ़ को शहीद किया गया। और उससे पहले ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर का हादसा है, जनरल सुलेमानी का जो हादसा है, वो भी आपको याद है। फिर उसके बाद हानिया जो कि उनके मेहमान थे, उनके साथ जो हुआ, उसके बाद इससे दो चार और वाक़े हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दाद दूँगा ईरानी कौम की कि उन्होंने सब्र और शुक्र से इसको बर्दाश्त किया। मतलब इस चीज़ को वो आगे लेकर नहीं गए। लेकिन अब जो हुआ इसराइल की तरफ से, मेरे ख़्याल में वो फिर सब्र आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। जब आपके अगली प्लानिंग आपके सदर को मारने की जा रही हो, आपके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको मारने की जा रही हो, और शायद ईरान की ये जो अमन की ख्वाहिश थी उसको इसराइल की तरफ से कमज़ोरी समझा जा रहा था, और वो हर गुज़रते दिन के साथ आगे बढ़ता जा रहा। बहरहाल अभी जो आखिरी ख़बर है, ये जब ये वीलॉग कर रहा हूँ इसके बाद तो बहुत सारी ख़बरें और आ चुकी होंगी, लेकिन जिस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ उस वक्त की ख़बरें ये हैं कि ईरान की तरफ से तकरीबन 300 प्लस जो मिज़ाइल हैं वो दागे गए हैं। अब मिज़ाइल को रोकने के लिए भी ज़ाहिर है जो सिस्टम है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। अगर वो 25 रोकता है, 30 रोकता है, 38 रोकता है, तो जो दूसरे हैं वो तो कम अज़ कम आकर गिरेंगे, और ऐसा हो रहा है। और ये जो मिज़ाइल दागे गए हैं उन मिज़ाइलों से तल अबीब जो है वो ऑफ़ कोर्स लर्ज़ उठा है, धुएँ के बादल हैं। इसराइली हकाम जो हैं वो उस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकनी पड़ी और रोक कर बताना पड़ा कि ये तो ईरान ने हमारे ऊपर जो है वो मिज़ाइल दागे हैं और हमले किए हैं। वो जो 300 मिज़ाइल दागे गए हैं, मेरी उस वक़्त तक की इन्फॉर्मेशन, जब आप सुबह वीलॉग सुन रहे होंगे तो शायद उनकी तादाद में बहुत बड़ा इज़ाफ़ा हो चुका होगा और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हो चुकी होंगी। लेकिन क्योंकि अभी इस वक़्त ही वीलॉग करना है, जो इन्फॉर्मेशन है, ख़ैर 2 जो इसराइली जो तैयारे हैं उनको मार गिराने का, और 2 इसराइली जो पायलट हैं जिनमें एक ख़ातून भी है, उनको गिरफ़्तार करने का दावा किया जा रहा है ईरानी हकाम की तरफ से, कि हमने एक तो इसराइल की जो ख़ातून पायलट है उसको पकड़ा है और साथ में एक दूसरे पायलट को पकड़ा। ये भी मतलब दावा किया जा रहा है। और वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं, जो अरब मीडिया ख़बरें दे रहा है, उनकी ख़बरों के मुताबिक बहुत सारी बिल्डिंगों में आग लग गई हैं और बहुत सारी बिल्डिंगें जो हैं तल अबीब में वो गिरी हैं। रोशनियों का शहर जो है ना वो, अच्छा आपको मैं, ये ज़्यादातर सामने नहीं आता। हम अमेरिका की तस्वीरें देखते हैं, बहुत सारे शहरों की, लंदन की देखते हैं, एम्स्टर्डम, ब्रुसल, लेकिन हमें तल अबीब की बहुत ज़्यादा तस्वीरें जो है ना वो नज़र नहीं आती, या शायद हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है, और हमें वो उनका सोशल मीडिया हमारे साथ या बहुत सारी चीज़ें लाते हुए नहीं। तो जो हमने देखा, तो मैं देख रहा था, वो मतलब इतना रोशन जो शहर है, इतनी जो उसकी खूबसूरती है। खैर अब खूबसूरती तो नहीं रही होगी इन ईरानी मिज़ाइलों के बाद। बहरहाल बहुत सारी इमारतों में आग लगी हुई है, और जो सबसे बड़ी बात है, इसराइलियों को बंकरों में जाने का कह दिया गया है। बट मुझे नहीं पता कि कितने बैंकर्स बनाए होंगे, जितने, क्या इसराइल की सारी आबादी उसके नीचे चली जाएगी? मुमकिन है यस, बनाए हों, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने एक ना एक दिन ये पंगा लेना ही लेना है। मेरे ख़्याल में कभी कभी जो होती है ना, ताकत के नशे में कोई ऐसी गलती कर दी जाती है जो भुगतनी पड़ती है। अब आपके सामने है, रशिया एक ताकतवर तरीन मुल्क है, लेकिन यूक्रेन ने एक उन पर हमला किया है जो वो कभी नहीं भूल सकेंगे। भारत पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी, हमारा $7 अरब बजट है दिफा का, और उनका तकरीबन $80 अरब है दिफा का बजट। लेकिन जब लड़ने की बारी आई, कौम मुतहिद हुई, सियासतदान और अस्करी क़यादत मिलकर बैठे, तो हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। तो इसराइल जो गरूर में था, जो जिसको बड़ा घमंड है, मुझे लगता है कि कहीं इसराइल का भी वो घमंड टूटने का वक्त तो नहीं आ गया। फिर दूसरी एक और बड़ी बात, यहाँ पे मुस्लिम ममालिक पर हमेशा जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक तनकीद की जाती है कि वो
उनका ज़मीर क्यों नहीं जाग रहा, वो इकट्ठे क्यों नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर देखें सऊदी अरब की तरफ से मज़म्मत की गई है ईरान के ऊपर हमले की, यूएई की तरफ से मज़म्मत की गई है, ईरान की तरफ से कतर की तरफ से वजाहत की गई है कि हमारा कोई एयरपोर्ट, कोई फ्यूल, कोई ऐसी चीज़ हमारी इस्तेमाल नहीं हुई। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर मज़म्मत की गई है। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे मुल्कों से मज़म्मत की गई है। और ये जो जिस तरह का माहौल बनाया गया है या जो किया गया है, मुझे लगता है कि इसके बाद ये भी हो सकता है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी ईरान के साथ खड़े हो जाएं कि इतनी नंगी जारहियत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सदर ट्रंप ने इससे पहले एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जनाब उन्होंने वार्निंग दी थी ईरान को, और उनकी वार्निंग के बाद इसराइल ने जो है वो 2-4 हमले और कर दिए थे ये ईरान के हमला करने से पहले, और उसी के जवाब में फिर ईरान ने सारा कुछ किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जो तेहरान के करीब खारदार जो एयर बेस है वहाँ पर हमला किया था। और ये ट्रंप के बयान के बाद ट्रंप ने काफ़ी सख्त बयान दिया ईरान के ख़िलाफ़ कि हमें कहा था कि तुम लोग ये ना करो, और अगर करोगे तो फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। खैर अभी जो होना सा हुआ था, इसराइल ने भारत की भी बैंड अच्छा इसराइल ने इधर भारत की भी बैंड बजाई है शायद, या फिर कोई और गेम हुई है। इसराइल ने एक और नक्शा जारी किया है जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे कहाँ पर गया क्या किया। इस नक्शे में इसराइल ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। अब वो गलती है या फिर वो जानबूझकर ऐसा किया गया, या फिर इंडिया के साथ इसराइल के कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से किया गया। बहरहाल उसमें इसराइल ने कश्मीर को जो पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। इस पर भारतीयों की चीखें निकल रही हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसराइल को टैग करके बता रहे हैं कि भाई ये डिलीट करो, नया नक्शा जारी करो, क्योंकि अपने ही फ़ौजी मारते जा रहे हो। हुआ ये कुछ ये है कि पाकिस्तान के हैकर्स ने साइबर अटैक करके नक्शा अपडेट किया है। मतलब एंड में ज़रा आपको ये भी बता दें कि असल स्टोरी और कहानी है क्या। और आपको पता है पाकिस्तानी हैकर अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। ये जो भारत को लड़ाई में शिकस्त दी है उसमें बहुत सारी हैकिंग का काम भी था। जो हमारे जिन्होंने किया है वो उसको आप लोगों के नॉलेज में है, ये बाकायदा एक जंग का हिस्सा बन चुका हुआ है कि आपकी हर चीज़ जो है वो हैक कर ली जाए। रा के अकाउंट्स खुलकर ईरान के ख़िलाफ़ माहौल बना रहे हैं, इसराइल की हमायत कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि इसराइल और भारत का अगला टारगेट खुदा ना करे पाकिस्तान हो। इसराइल की हमायत में इंडियन रा का अकाउंट हमायत में आ गया और कह रहा है कि इसराइल इंसानियत के लिए जंग लड़ रहा है। अगर आप इसराइल के साथ नहीं तो इस्लामी दहशतगर्दों के साथ हैं। अब इंडिया अपने प्राक्सी अकाउंट से इस ईरान के ख़िलाफ़ आया है और जिसे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। सबको समझना चाहिए कि इंडिया की पॉलिसी है क्या। इधर दोस्ती की आड़ में भारत ने ईरान की सारी चीज़ें इंटेलिजेंस इसराइल को फ़राहम की हैं। ये एक मिथ पाई जा रही है, एक थ्योरी चल रही है कि जितने परफेक्ट देखें जिस बेडरूम में उनके कुछ साइंसदान सोए हुए हैं उसी बेडरूम की दीवार को चीरता हुआ मिसाइल वो फ्लैट तबाह हुआ और वो साइंसदान जो मर गया। तो इतनी परफेक्ट इंफॉर्मेशन है वो इसराइलियों के पास कहाँ से आ गई। तो वो देने वाले कौन हैं? रा जो है वो बड़े करीब से काम कर रहे थे और ईरानी उनको बड़ी देर से अपना समझते हैं, लेकिन यहाँ पर लगता ये है कि रा वाले जो हैं वो ईरान के साथ जो हैं वो हाथ कर गए हैं। ईरान में हालिया इसराइली हमले में जिनमें फ़ौजी और जोहरी अहदाफ समेत शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जो न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ जारी एक मुनज़्ज़म और गहरी साजिश का मालूम होते हैं। ये सोचने वाली बात है, जब ईरान में अमरीकी और इसराइली एजेंटों का दाखिला ममनू है तो फिर इसराइल को इतनी दुरुस्त और रियल टाइम इंटेलिजेंस सपोर्ट किसने फ़राहम की, ये ढूंढना पड़ेगा। मतलब आप कुछ भी कह लें, किसी भी तरह से कह लें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चे तो होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं है जिसको शायद भारत ख़रीद सका हो और इस लेवल की इंटेलिजेंस दे सका हो। तो यहाँ पर ईरान को अपनी ज़रा मंजिल थले डांग फेरनी चाहिए कि कौन है जो इतनी इंटेलिजेंस, उनकी जो यहाँ की रिपोर्ट्स हैं, यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, इसराइल तक पहुँचा रहा था। महज एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं थी बल्कि हिंदवातरा और सहूनियत के मुश्तरका नज़रिए की अमली शक्ल थी। एक ऐसा गठजोड़ जो मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ खुली जारहियत पर यकीन रखता है। मोदी और नेतन्याहू का गठजोड़ वाज़ेह है। दोनों रहनुमा इस्लामी फ़ोबिया, जाहरियत और मुस्लिम दुश्मनी में यकसा हैं। मोदी की हिंदवाता सोच और नेतन्याहू की सहूनी पॉलिसी आज एक मुश्तरका एजेंडे पर अमल पेरा हैं और इनके निशाने पर पूरी मुस्लिम दुनिया है। इसराइली हमलों में मासूम शहरी, बुज़ुर्ग, बच्चे और ख़वातीन दानस्ता तौर पर निशाना बने हैं और ये वही हिकमत अमली है जो हमने 6 और 7 मई को पाकिस्तान
के ख़िलाफ़ जो है वो जारहियत भी देखी थी, जब शहरी अमलाक और मदारस और मसाजिद को निशाना बनाया गया था। इसमें तो कोई शक नहीं है। ये भारत भी वैसे ही कर रहा था और आज इसराइल जो है वो भी वैसे ही कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने जिस तरह भारतीय और इसराइली टेक्नोलॉजी को, चाहे वो ड्रोन हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो, मौसर अंदाज में नाकाम बनाया, इस बात का सबूत है इसराइल भारत का गठजोड़ नाकाबिल शिकस्त नहीं। भारत का इसराइल टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार, ख़ास तौर पर आयरन ड्रोम, आई स्टार जैसे मंसूबे सिर्फ इनकी शिकस्त खुर्दगी और बुखलाहट का इजहार हैं। ईरान में भारतीय राह के एजेंट्स की मौजूदगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। भारत में ईरान की तरक्याती मंसूबों, ख़ास तौर पर चाबहार पोर्ट, तवानाई, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपने एजेंटों को सरगर्म रखे हुए हैं। ऐसे में ये बात बेदल क़यास नहीं कि इसराइल ने अपने दरीना इत्तेहादी भारत से इंटेलिजेंस मालूमात हासिल की और जो इस खूनी हमले का बुनियादी ज़रिया बनी। ईरानी अवाम को ये सोचने की ज़रूरत है, जब इसराइल, अमेरिका और यूरोप के एजेंट्स ईरान में नहीं हो सकते तो ये फिर मालूमात कहाँ से आ गई? देखें ना, ईरान में ना तो कोई इसराइली आ रहा है, ना कोई अमरीकी आ रहा है और ना ही कोई यूरोपियन इस तरह से आ रहे हैं। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन बाहर जाती कैसे है? इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन इसराइल तक जा कैसे रही है? क्या महज सैटेलाइट या गूगल मैपिंग इस हद तक दुरुस्त रियल टाइम इंटेलिजेंस फ्राहम कर सकते हैं? हकीकत यह है कि जासूसी का यह नेटवर्क भारत ने इसराइल को फ्राहम किया है, एक ऐसा नेटवर्क जो ईरान की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। ईरान को अब इस हकीकत का अदराक करना होगा, इसकी पीठ में छुरा किस मगरबी मुल्क या फिर सेहूनी एजेंट ने नहीं, बल्कि इसके अपने पुराने दरीना दोस्त भारत ने घोंपा है। तरक्याती मनसूबों की आड़ में राह के एजेंट्स ईरान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ मुतहर्रक हो रहे हैं। ईरानी भाइयों को हमारी मुख्तसर राय संजीदगी से लेनी चाहिए, क्योंकि ईरान दुश्मन का असल चेहरा अब छुप नहीं सकता। इसमें ईरान के लिए गहरा सबक भी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा मीडिया एजेंट मेजर गोराया ईरान के वज़ीर ख़ारजा को सूर और हराम खोर कहा करता था। आपको पता है ना, जो उस वक़्त 6 और 7 को जब पाकिस्तान हमला किया था, तो उससे अगले दिन वहाँ पे कुछ उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, अपने कुछ जो उनके पहले से होंगे उसके सिलसिले में वहाँ पर मौजूद होंगे, और वहाँ पे जो भारतीय राह का एजेंट है वो किस नाम से पुकार रहा था। ये वो वक़्त है कि मुस्लिम उम्मा जागे, अपनी सफ़ों में दुश्मनों को पहचाने, मुतहद होकर हिंदुवाता सहूनियत इत्तेहाद का मुकाबला करे। ईरान में राह और मोसाद का ये ख़तरनाक गठजोड़ एक वार्निंग है। अगर आज खामोशी इख्तियार की गई तो कल निशाना कोई और इस्लामी मुल्क हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि कोई ऐसे भी वाक़े होते हैं जिस पे, मतलब जिस तरह पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हुई है पाक भारत की जंग पर, बड़े बड़े जो हैं वो भी अपने मुल्क के साथ खड़े हो गए थे, जो जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद ये कभी ना हो सके, सिवाय एक वो जो अडयाला जेल वाला है, बाकी तकरीबन सारे। तो कभी ऐसे भी वाक़यात होते हैं जो कौमें इकट्ठी हो जाती हैं। तो हो सकता है ईरान पर ये जो हमला है ये उम्मतुल मुस्लिमा को इकट्ठा कर दे, और अगर 2, 4, 10 मुल्क इकट्ठे हो जाएँ तो मेरे ख़्याल में ये जो बदमाशी की जा रही है ये ना की जा सके। लेकिन देखें, सबसे जो इस वक्त बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त दुनिया की अक़वाम मुत्तहदा किस लिए बनाया गया था? किसी रूल एंड रेगुलेशन को मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हिंदुस्तान जो है, अभी जो भारतीय मेरी अभी खुर्रम दस्तगीर साहब से बड़ी तफसील से बात हुई है, वो फिर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा ब्रुसल में, मतलब कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है। अगर आपने, भारत कह रहा है जी मैं पानी, अब जब पानी का मामला जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है ना, स्वीडन का, सूडान का और मिस्र का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो नीचे हैं, बलान हैं, और ऊपर से पानी जिनको आता है, तो उनके साथ जो माहदे हैं, और वो माहदे जो हैं वो उसके उसमें गारंटीड है बहुत ज़्यादा। दूसरे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपकी वर्ल्ड बैंक है पाकिस्तान में, तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में अगर इंडिया ऐसा करेगा, वो बात नहीं मानेगा, 65 साल का जो माहदा है वो उसको सबूतार करेगा, तो कल कोई भी मुल्क कह सकता है खड़ा होकर। तो ये दुनिया, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया जा किस तरफ रही है, बट नहीं हो, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उम्मीद करता हूँ कि सुबह जब आप लोग ये वीलॉग देख ले होंगे तो इतना जंग जो है वो इतनी आगे तक नहीं गई होगी। जंग देखें किसी भी मसले का हल नहीं है। लड़ने के बाद सीज़ फायर होना है, आपने टेबल पर बैठना है और टेबल पर बैठकर अपने मामला तय करने हैं। आप ताकतवर भी हों कमज़ोर के साथ या कमज़ोर ताकतवर के साथ जंग लड़ना, जंग के जो नुकसानात हैं वो, जिस जंग की बातें अभी होती हैं ना, अगर फ़र्ज़ किया कि यूक्रेन ने हमला किया तो इसराइल वो वाला बम मार देगा, इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान वो वाला बम, मेरे तो मुंह से निकलता भी, लफ्ज़ में नहीं निकालना चाहता मैं, जो पाकिस्तान है वो वाला बम मार देगा। और अब कहा जा रहा है कि इसराइल ने किया है, जब ईरान के पास कोई
बाकी कुछ नहीं बचेगा तो वो वाला बम मार देगा। तो खुदा हमें उस बम से महफूज रखे, खुदा इस दुनिया को उस बम से महफूज रखे। मेरी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी अगर अंगूठा नहीं थक गया तो ला के ज़रा प्रेस कर देना। और उसके अलावा अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।